नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके अपडेट देखकर आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी में फिलहाल में जो सिचुएशन है, बाद में कौन-सा लेवल तक, कौन-सा दी साइड में जा सकते हैं। क्या वो अप ट्रेंड में जाएगा? क्या वो डाउन ट्रेंड में आएगा? वो एक क्लियर कट आपको अंदाज़ा देखने को मिल जाएगा। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स को देख लेते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए ओला जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ तो इसका लिस्टिंग इन वही लेवल में देखने को मिला जिसका इसका मतलब जो इसका मतलब ओपनिंग प्राइस था, जो इसका आईपीओ प्राइस था। तो आईपीओ प्राइस में ही कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद कंपनी 2-3 दिन में धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर देखेंगे तो लिस्टिंग होने के बाद में कंपनी एक रॉकेट की तरह भागा। तो रॉकेट की तरह भागने के बाद कंपनी फिर से यहाँ पे करेक्शन होने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक लगातार जर्नी होने के बाद कभी ना कभी वो एक लेवल तक जाएगा और ऑपरेटर का जब गेम खत्म हो जाएगा तो वो माल बेचना शुरू कर देंगे और बिग फॉल हो जाएगा। देखिए इसी के चलते हुए मुझे लगता है और एक कुछ बड़ा यहाँ पे खेल होने वाला है, क्योंकि देखिए कुछ ब्रोकर्स ने यहाँ पे कॉल किया है इस कंपनी के ऊपर कि ओला इलेक्ट्रिक बाइक, मतलब ओला इलेक्ट्रिक के बाइक के रिकमेंडेशन कर रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक जरूर आपको एक डेटा में जरूर कहूंगा कि आप इस तरीके से बाय के रिकमेंडेशन के हिसाब से आप खुश मत होकर बाय मत कर लेना। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये डिसीजन आपका भी है ऑब्वियसली। मैं मेरे ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कभी भी बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब खुद माल बेच खरीद के फंस चुके हैं, मतलब मान के चलिए उन्होंने खरीदारी की है 100 में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मैं चार्ट में दिखा देता हूँ। उन्होंने मान के चलिए यहाँ पे 100 में बाई किया और उसके बाद देखिए वही लेवल में आ चुके हैं, तो उसको तो प्रॉफिट चाहिए। तो अगर वो बाई का रिकमेंडेशन ना करे तो रिटेल पब्लिक तो बेवकूफ नहीं होगे, मतलब रिटेल पब्लिक को तो बेवकूफ वो नहीं बना पाएंगे। क्योंकि बाई का रिकमेंडेशन कर दे तो बड़े बड़े पब्लिक, रिटेल पब्लिक भी सोचेंगे कि चलो बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाई का रिकमेंड किया, चलो बाई कर लेते हैं। शेयर ऊपर जाएगा तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो माल बेचकर भाग जाएंगे और उसके बाद बिग फॉल देखने को मिलेगा। चलो सीधा सीधा एग्जांपल आपको मैं जोमेटो के ऊपर दिखा देता हूँ। सेम हालत, सेम सिचुएशन इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जब जोमेटो लिस्टिंग हुआ था तब मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। देखिए ध्यान से देखना इस चीज को। अब इस तरीके से तब भी एक न्यूज आया था, आर्टिकल आया था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाय का रिकमेंड किया। देखिए जब लिस्टिंग हुआ ऊपर गया, होल्ड होल्ड किया, और देखिए जब भी न्यूज आया बुस्ट किया, और उसके बाद देखिए इसका हालत देखिए, कंटिन्यूअसली गिरते चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी कुछ इस तरीके से चीज़ों को समझ कर काम करेंगे कि चलो इंस्टीट्यूशन ने बाय दिया मैं बाय कर लूँगा, तो आप बुरी तरीके से फँसेंगे। क्योंकि हाँ, मुझे भी यहाँ पे एक ट्रेड मिला, मैं आपको ज़रूर कहूँगा मुझे भी यहाँ पे ट्रेड मिला, 1, 2, 3 के 3 बाइंग कैंडल मिले, जिसका टोटल रेंज मिला 45%। क्या इस लेवल नीचे लेवल में आने के बाद मैं एंट्री लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं इस लेवल तक एंट्री ज़रूर लेता अगर कंपनी में दम होता। तो दम क्या सही में है क्या नहीं है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए सेल्स में आपको देखने को मिलेगा ठीक-ठाक है, एक्सपेंस ज़्यादा है, इंटरेस्ट और टैक्सेशन पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए हर साल नेट प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं, सॉरी नेट लॉस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो कंपनी का लॉस बढ़ते चले जा रहा है और जो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसके ऊपर काम करना मतलब खुद खुद को जोखिम में डालना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं। आप कहेंगे सर आपको पता ही नहीं है, कंपनी वो मत इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडस्ट्रीज में लीडर प्लेयर है। हाँ मुझे पता है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ। 38% मार्केट शेयर टू व्हीलर्स में इसी के पास है, और टू व्हीलर जो मोटर बाइक्स है वो भी ईवीज के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स है, उसके ऊपर 2.88% मार्केट शेयर इसी के पास है। जो एक राज कर रहा है बोला जाए तो, इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर होने के बाद भी, हीरो से लेकर बजाज से लेकर टीवीएस से लेकर, तो उस इतने बड़े कंपनीज होने के बाद भी ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है। तो देखिए बजाज के जो मतलब सीईओ है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश में उन्होंने एक ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे सेक्टर में इलेक्ट्रिक बाइक तो बेचा जा रहा है, मतलब बजाज इलेक्ट्रिक बाइक भी बेच रहा है, मगर जो डिमांड है, उन्होंने जो रिसर्च किया, जब उसका डिमांड है इलेक्ट्रिक बाइक का डिमांड बहुत कम है। लोग अभी भी पेट्रोल डीजल का बाइक ही खरीदारी करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बजाज ने इसीलिए ऑल्टरनेटिव के हिसाब से ईवीज को प्रमोट नहीं किया। अभी ऑल्टरनेटिव के हिसाब से वो सीएनजी में चलने वाला जो बाइक्स है उसको प्रमोट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ईवीज मार्केट में लीडर बने ना बने,
इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं। अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे ना, आपको लंबा लिस्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब है इस सेक्टर में स्टेबल होना, खुद को सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। बाकी मेरे जितना समझ में आ रहा है, मैं इस कंपनी से अभी फ़िलहाल के लिए दूर रहूँगा। हाँ, मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर पॉज़िटिव टेल लेने वाला हूँ जब इस कंपनी प्रॉफ़िट आएगा। जब प्रॉफ़िट दिखाएगा तब मैं कुछ डिसीज़न लेने वाला हूँ। क्योंकि सेल्स कितना भी अच्छा हो, प्रॉफ़िट ही सब कुछ है। क्योंकि आपको अगर आज 100 प्रोडक्ट बेचा था, कल अगर 200 प्रोडक्ट बेच दिए, तो शायद आप खुश हो सकते हैं। मगर कल आपका मतलब दो 150 रुपीज़ का लॉस था और आज आपका 300 रुपीज़ लॉस है, तो अल्टीमेटली तो आपका लॉस ही है ना, प्रॉफ़िट तो हुआ नहीं। चाहे आप कितना भी प्रोडक्ट बेच लें, तो आपको प्रॉफ़िट होना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश नहीं हूँ। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट आपको कर सकता हूँ, आप इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च और आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि रिस्की कंपनी है, तो आप बुरी तरीके से फँस भी सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईज़ीटी प्लानर। तो बेसिकली ये भी देखिए, इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर लगातार एक करेक्शन का माहौल देखने को मिला। जब मेरे पास इस लेवल में करीबन 47 के आसपास मेरा जो एंट्री बना था, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली गिरते चले गए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी के गिरने के पीछे रीज़न कौन-सा है। रीज़न बेसिकली कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट है। देखिए रिज़ल्ट इस बार थोड़ा-सा कम आए, सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस देखा जाए तो सेम टू सेम है। प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो देखिए पिछली बार क्या था लॉस था, इस बार प्रॉफिट पॉजिटिव आया, ठीक है। मगर तो आप कहेंगे सर पिछले सालों की तुलना से भी तो प्रॉफिट ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर में लॉसेस था उसमें प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है कि पिछले 1 साल के बीच में जो 2 क्वार्टर और भी आए थे जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, मतलब अभी कंपनी उस लेवल को बीट नहीं कर पा रहा है। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज़ है। और इसी प्रेशराइज़ के कारण कंपनी का अगर मैं साल भर के डेटा दिखा दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं, सेल्स का डेटा बहुत बुरी तरीके से पिट चुके हैं। जो 52% के एवरेजली ग्रोथ हो रहा था सीएजीआर के हिसाब से, आज सिर्फ 8% है। मतलब बुरी तरीके से यहाँ पे पिटाई हो चुके हैं। मानता हूँ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक में सेल्स ज़्यादा था, प्रॉफिट कम था, मगर यहाँ पे सेल्स कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉजिटिव तो ज़रूर है, मगर एक वीकनेस भी है। क्योंकि आपका सेल्स लगातार अगर घटते चले गए, आज प्रॉफिट हो रहा है, कल तो प्रॉफिट कम हो सकते हैं। क्योंकि सेल्स कम होना मतलब कंपनी के ऊपर खतरा बढ़ जाना। क्योंकि आपके अगर दुकान में आज 100 कस्टमर आ रहे थे, कल अगर 50 कस्टमर आए, तो शायद आपका जो प्रोडक्ट 100 कस्टमर ने खरीदारी की है, उससे भी ज़्यादा कस्टमर 50 व्यक्ति ने खरीदारी की है, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। मगर कल इस 50 से भी और कम कस्टमर आए, तो आप तो बुरी तरीके से आपका दुकान खतरा बन जाएगा। मतलब दुकान में आपका सेल्स डाउन हो जाएगा, प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगा। तो यही कारण की वजह से शायद मुझे लगता है कुछ क्वांटिटी यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किया जा रहा है। तो देखिए इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है वो कुछ इस तरीके से लेवल देखने को मिला, जो लेवल निकल कर रहा है 38 के आसपास। मतलब वो गिरते-गिरते कुछ इस तरीके से लेवल में आ सकता है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली बहुत सारा सपोर्ट है। बहुत सारे सपोर्ट है, इसी सपोर्ट से कंपनी बाउंस बैक किए थे। मुझे लगता है इसी सपोर्ट लेने के बाद फिर से रिकवरी कर सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड पहले से ले चुका हूँ और मेरा कुछ 47 के आसपास मेरा ट्रेड है और उस लेवल से देखा है तो ऑलमोस्ट 17% का लॉसेस चल रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर कंपनी इस 29 लेवल तक आए तो मैं एवरेज करूँगा, उस लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है गारमेंट महिंद्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड, जो एक सब 70 करोड़ का कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का और अपडेट सिर्फ यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने वाला है। तो बोनस कब देने वाला है? 3 ऑफ सितंबर में, और वो भी 1 के बदले 1 बोनस। तो कंपनी 1 के बदले 1 शेयर यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें और उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए फाइन ऑर्गेनिक नाम में तो फाइन है, तो सचमुच में क्या कंपनी फाइन है? ऑब्वियसली फाइन कंपनी है। क्योंकि मैं इस कंपनी के अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, 90% फूड एंड प्लास्टिक का जो अधिसब प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर 90% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ जो सॉरी जो ओलो केमिकल्स प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर 40% मार्केट शेयर इसके पास है। मतलब देखा जाए तो कंपनी एक अ, मोनोपोली जैसे बिज़नेस एन्जॉय कर रहा है। क्योंकि इसका मार्केट शेयर इतना ज़्यादा है, तो सोचिए कंपनी में ग्रोथ कितना ज़्यादा होगा। और कंपनी पूरा का पूरा स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करता है और इंडिया में 43% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 57% के आसपास कंपनी का बिज़नेस चल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए इंस्टीट्यूशन हमेशा ट्रस्ट करते हैं। देखिए जब म्यूचुअल फंड ने
कुछ क्वांटिटी को बेचा था, उसके बाद धीरे-धीरे करके बाय करना शुरू कर चुके हैं और एफआईएस के साढ़े 7% होल्डिंग से गिरकर 3% हो गया था, उसके बाद फिर से बाय करना शुरू कर चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है और इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर लगातार खुद के जो डिसीजन है, वो पॉजिटिवली इसके ऊपर ग्रोथ करने का कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और इसीलिए मुझे एक ट्रेड भी मिला है। वो कुछ इस तरीके से ट्रेड मिले, पहले क्या शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, फिर से शोल्डर, उसके बाद एक शोल्डर बने और बिग यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिला। बिग ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने के बाद इस लेवल तक जाएगा, इस लेवल तक जाने के बाद 6070 रुपीज़ तक जाने के बाद मेरा जो फुलफिल टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतना आसानी से वो नहीं जाने वाला है क्योंकि केमिकल सेक्टर में अभी तक उतना क्लियरिटी ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और साथ ही साथ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में ही ज़रूर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।